चलो पूरी शिफ्टिंग हो गई हमारी। प्रिया के पापा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और पिछले महीने ही उनका प्रमोशन हुआ था और उसी प्रमोशन के साथ हो गया था उनका ट्रांसफर। तो वो जल्द से जल्द अपने छोटे परिवार, जिसमें उनकी बेटी प्रिया, उनका छोटा बेटा नमन और अपनी पत्नी आराध्या के साथ दिल्ली आ गए। उन्होंने दिल्ली के ही छतरपुर में एक घर खरीद लिया, जो कि उस समय काफी कम दामों में मिल रहा था। घर देखने में ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर घर की कंडीशन काफी सही थी। जिस मोहल्ले में उन्होंने घर लिया था, वहां का माहौल सुनसान सा था। आसपास जितने भी घर थे, उनमें से आधे घर खाली थे। शायद इसी वजह से इस घर का दाम कम होगा, प्रिया के पापा ने सोचा। खैर, सारी शिफ्टिंग करने के बाद वो सब आराम से बैठ गए। जहां प्रिया का छोटा भाई नमन बाहर बने छोटे से बगीचे में खेल रहा था। उनके घर के उस बगीचे में एक गूलर का पेड़ भी था, जो कि काफी बड़ा था। गर्मियों का समय था, तो शाम को सभी उसी गूलर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी प्रिया ने एक शख्स को देखा, जो उनके गेट के पास खड़ा था और वो कभी उनके घर की तरफ देखता तो कभी उनकी तरफ। प्रिया ने यह बात अपने पापा को बताई। उन्होंने उस आदमी से पूछा, कौन हो आप? तो शख्स बोलता है, जी मैं राम गोपाल, यहीं बगल में रहता हूँ आपके। आज यहाँ चहल पहल देखी तो बस देखने आ गया। उसकी आवाज में एक डर सा था। आइए अंदर आइए, प्रिया के पापा ने कहा, जिस पर राम गोपाल कुछ हिचकिचाते हैं और बाद में कभी आऊंगा कहकर चले जाते हैं। ये बात उन सबको अजीब लगती है। खैर, रात हो जाती है। वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। प्रिया अपने छोटे भाई के साथ सो रही थी। उसका कमरा बिल्कुल उस कूलर के पेड़ के सामने था और खिड़की से उस पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं दिखाई देती थी। प्रिया को एक आवाज आई। उसने आंख खोलकर यहां वहां देखा तो वहां कोई नहीं था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी और जो उसने देखा उसे देखकर वो जोर से चीख पड़ी। उसने उस कूलर के पेड़ की एक शाखा पर सफेद लिबास में एक औरत को देखा, जो कि एकटक उसी की तरफ देख रही थी और उस औरत की गोद में एक बच्चा भी था। प्रिया की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा आ गए और प्रिया ने उन्हें ये सारी बात बताई। वो काफी डरी हुई थी, पर जब सबने वहां देखा तो वहां बस एक सफेद रंग का कोई कपड़ा लटक रहा था, जो शायद प्रिया के पापा की शर्ट थी। ये देख नमन जोर जोर से हंसने लगा। दीदी, आप तो एक कपड़े से डर गए। प्रिया ने गौर से देखा तो वो उसके पापा की शर्ट ही थी, पर वो मन ही मन ये सोच रही थी कि उसने सच में वहां एक औरत को देखा था, जिसकी गोद में एक बच्चा भी था। पर अब वो क्या कह सकती थी? उसके पापा ने खिड़की का पर्दा लगा दिया और उसे सोने को कहा, पर वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में उस औरत की छवि बार बार बन रही थी, उसका उसे ये घूरना और उसकी गोद में वो बच्चा। ये सच में कोई भ्रम था या वहां सच में कोई था? यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही न चला। अगले दिन संडे था, तो सब आराम से उठे। नमन वहीं गूलर के पेड़ के नीचे खेल रहा था और प्रिया बैठी बस उस शाखा की ओर देख रही थी, जहां ना तो कोई औरत थी और ना ही कोई सफेद कपड़ा। प्रिया ने अपने मन को समझाया, शायद जो मैंने कल देखा वो मेरा भ्रम ही था, कि तभी नमन एक जगह खोदते खोदते जोर जोर से रोने लगा। प्रिया भागकर उसके पास आई और उससे पूछने लगी कि नमन, तुझे क्या हुआ? वो जोर जोर से रोए जा रहा था और उसकी आवाज सुनकर मम्मी पापा भी आ गए। वो सब उसे अंदर लेकर गए। वो नमन को चुप कराने में लगे हुए थे, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी बीच वो एकदम से किसी छोटे बच्चे की आवाज में रोने लगा और फिर किसी औरत की आवाज में। वो बार बार उसी पेड़ की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। ये सब किसी को समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद नमन चुप हुआ और सबने उससे पूछा, नमन तुझे हुआ क्या था?
और तू ऐसे रो क्यों रहा था? पर वो ऐसे बर्ताव कर रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो बस वहां खेल रहा था। इन सब चीजों से वो चिंतित हो गए। रात को प्रिया नमन के साथ सो रही थी। उसकी तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी, तो वो उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी और अभी वो पूरी तरह से सो ही पाती कि अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों में कुछ गीला गीला लग रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा उसके हाथों में खून लगा था और अब उसके सामने नमन नहीं बल्कि वही औरत थी जो उसने कल रात कूलर के पेड़ पर बैठी हुई देखी थी। वो एकटक उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों से पानी बह रहा था और उन दोनों के बीच में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी आंखें पूरी लाल थी और वो रोए जा रहा था। ये सब देखकर प्रिया जोर से चिल्लाती है, जिससे नमन उठ जाता है और रोने लगता है। उसके मम्मी पापा भाग कर आते हैं। अब प्रिया रोते हुए यही कह रही थी कि यहाँ कुछ न कुछ है। उसने फिर से उस औरत को देखा और नमन भी अब फिर से रोते रोते कभी किसी बच्चे की तरह रोता तो कभी किसी औरत की तरह। प्रिया के मम्मी पापा को भी लगने लगा कि यहाँ सच में कुछ न कुछ है। उन्होंने ये फैसला किया कि अगले ही दिन वो किसी पंडित जी को बुलाएंगे, पर अभी के लिए वो सब साथ में सो गए। अगले दिन नमन को बहुत तेज बुखार हो गया। उसके पापा दवाई लेकर आए पर कोई सुधार नहीं हुआ। पंडित जी को उन्होंने बुला लिया था जो कि शाम को आए और घर में आते ही वो सीधा उस बगीचे में घूमने लगे और बार बार उस कूलर के पेड़ के चक्कर काटने लगे। उन्हें ये यकीन हो गया था कि यहाँ जो भी है उसका संबंध किसी न किसी तरह इस कूलर के पेड़ से है। ये सब होते हुए रामगोपाल जी देख रहे थे। वो काफी डरे हुए लग रहे थे। प्रिया के पापा ने उन्हें देखा और उन्हें ऐसा लगा कि जरूर रामगोपाल जी को कुछ न कुछ पता है। वो उनके पास गई और उन्हें लेकर अंदर आई। पहले तो वो बहुत हिचकिचा रहे थे, पर आखिर में प्रिया के पापा के इतनी जिद करने पर वो अंदर आ गए। पंडित जी अभी भी उसी गोलर के पेड़ के पास घूम रहे थे और वो बोले, यहाँ कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। एक नहीं बल्कि दो, एक बड़े रूप में और एक छोटे रूप में। वो जरूर शीतल और उसकी 8 महीने की बेटी परी होगी। रामगोपाल जी को कुछ न कुछ तो पता था। प्रिया के पापा ने उन्हें जोर दिया और उनसे पूछा कि आखिर ये शीतल और उसकी बेटी परी कौन है और वो ऐसे हमें तंग क्यों कर रही है। जिस पर रामगोपाल जी बताते हैं शीतल और उसकी बेटी की कहानी। बहुत समय पहले यह एक परिवार रहा करता था। उसी में बड़ा लड़का था मोहित, जिसकी शादी शीतल से हुई। वो जब नई नई घर में आई तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, पर धीरे धीरे मोहित की माँ उसे कहने लगी कि उसे एक पोता चाहिए। एक बार यूं ही शीतल ने हंसते हुए कहा, माँ जी मैं तो चाहती हूँ कि मुझे लड़की हो। जिस पर उसकी माँ गुस्से हो गई और उसे कहने लगी कि लड़का चाहिए लड़का, समझी, मुझे पोता चाहिए बस। इसके लिए वो उसे अलग अलग बाबाओं के पास लेकर गई, उसे प्रसाद खिलाए और बहुत सी जगह मन्नतें मांगी। शीतल जब पेट से हुई तो सब यही आस करने लगे कि उसे लड़का हो, पर नियति को कुछ और मंजूर था। शीतल और मोहित को एक फूल सी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने परी रखा। पर मोहित की मां का बर्ताव तब से और बदल गया। वो उसे बात बात पर ताने देती, परी से प्यार से खेलती नहीं और उससे अलग बर्ताव करती जैसे वो उनकी पोती है ही नहीं। और बात तो सही है, उन्हें तो बस एक पोता चाहिए था। जब यह अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ा तो घर में लड़ाइयां होने लगी और मोहित भी अपनी मां का साथ देता और शीतल को अकेला कर देता। जब शीतल हार गई तो उसने यहीं आत्महत्या कर ली और साथ ही साथ उसने अपनी बेटी को भी मार दिया। बदनामी के डर से उसके ससुराल वालों ने शीतल को और उसकी 8 महीने की बेटी परी को इसी गुलर के पेड़ के नीचे दफना दिया। वालों ने शीतल को और उसकी 8 महीने की बेटी परी को इसी गुलर के पेड़ के नीचे दफना दिया। काफी महीनों तक वो झूठ बोलते रहे कि वो अपने मम्मी पापा के घर गई है, पर एक दिन शीतल के घर वाले पुलिस के साथ आए
और आखिर में सच बाहर आ गया। सबको सजा मिली और ये घर खाली हो गया। उसके बाद जो भी यहाँ रहने आया उसे शीतल और उसकी बेटी दिखाई देने लगी। प्रिया की फैमिली से पहले यहाँ 3 फैमिलीज और आ चुकी हैं, पर वो भी ज्यादा से ज्यादा बस हफ्ता टिकी हैं। ये सच जानने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सब वहां रुके। हालांकि राम गोपाल जी ने कहा कि पंडित जी से पूजा करवा लो, पर वो मान नहीं रहे थे। ये सब जानने के बाद वो उस घर में एक पल नहीं रुक सकते थे और उसी समय उन्होंने वो घर खाली कर दिया और वो घर पहले की तरह फिर से वीरान हो गया, जहां कोई रहता नहीं सिवाय शीतल और उसकी बेटी परी के, जिसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और उसी गोलर की पेड़ की शाख पर बैठकर सबको देखती है और इंतजार करती है कि कब कोई आए